नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं देश में रविवार को बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,33,000 से ज्यादा संक्रमण के केस सामने आए हैं। वहीं रिकवरी रेट भी इस दौरान इसको लेकर के नजर है, जबकि 525 कोरोना मरीजों की इस दौरान मौत हो चुकी है। वहीं देश में 21,87,205 एक्टिव केस हैं। वहीं देश में अब तक 4,89,409 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में रविवार को ओमिक्रॉन के 15 नए मामले सामने आए, जिससे प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश में अब तक 36 मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं अन्य राज्यों में भी कोरोना के नए वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तो मास्क लगाने को लेकर के इसीलिए लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है, बताया जा रहा है लोगों को मास्क पहनने के फायदे, और साथ ही बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को सजग और जागरूक रहने के लिए बार बार बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि लोग अगर इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहे तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि कुछ एक अच्छे संकेत दुनिया के अलग अलग देशों से भी सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर मास्क ना पहनने को लेकर के अब स्थितियां साफ कर दी हैं, क्योंकि वहां की सरकार ने बूस्टर डोज का जो कदम है वो तेजी के साथ आगे बढ़ा लिया है। और ऐसे में अब ब्रिटेन के अंदर लोगों को ये एक तरीके के संकेत वहां पर मिल रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना पड़े, दूसरी तरफ आपको मास्क ना पहनना पड़े। इसके लिए बहुत हद तक वहां की सरकारों ने, वहां के प्रशासनिक अमले ने और साथ ही साथ वहां के लोगों ने बहुत हद तक सहयोग किया है। और इसलिए वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि अब वो कोरोना के इस फेज से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी सावधानी भारत में भी बरती जाती है तो क्या ऐसी संभावनाएं नजर आ सकती हैं कि आने वाले कुछ समय बाद भारत में भी मास्क को बाय बाय कहा जा सकता है, यानी कि मास्क को आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या वाकई में ये सब कुछ संभव है? जरा ये कई चीजें हैं, जरा इनको समझने की जरूरत है, इनको समझेंगे हम। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के अंदर एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, जरा उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि बहुत तेजी के साथ जब ये संक्रमण बढ़ रहा है, और खास करके देश के कुछ राज्य जहां पर संक्रमण में गिरावट भी नजर आई है। और चलिए जरा जल्दी से इन सभी चीजों को समझ लेते हैं, जरा इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ डॉक्टर साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ सर्जन डॉक्टर अनिल दुबे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं अनिल दुबे जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। और बड़े संक्रमण को लेकर के जब चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन देश के कुछ राज्य जहां पर ग्राफ थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो दिल्ली हो, ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो स्थिरता इन दोनों राज्यों के अंदर नजर आ रही है, तो क्या यह माना जाए कि दिल्ली के अंदर पीक निकल चुका है और इसलिए अभी थोड़ा बैलेंस स्थिति नजर आ रही है, और देश के बाकी राज्यों के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये बाकी राज्यों के अंदर तेजी के साथ जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो क्या अभी पीक का इंतजार है? एक्चुअली हम पीक का इंतजार कर रहे हैं। हम ये अभी नहीं कह सकते कि पीक आ चुका है। एक्चुअली इसके लिए हमें और भी अभी डेटा की जरूरत पड़ेगी। पर जिस तेजी से ये संक्रमण अभी फैल रहा है, अच्छी बात यह है कि जैसा कि हमने पिछले वेव में देखा था कि हमारी मोर्टेलिटी या मृत्यु दर काफी थी, इस समय ऐसा नहीं है। इवन हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट है वो भी काफी कम है। और अभी जो हम देख रहे हैं, एक और हमको चीज समझ में आ रही है कि बहुत सारे लोग अपना टेस्ट करवा नहीं रहे हैं। सिम्टम्स तो जरूर उनको अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, सांस में उस तरह की तकलीफ नहीं है, सर्दी खांसी, सिर दर्द, बुखार और हाथ पैरों में दर्द, ये अब कॉमन सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसका इलाज घर में लोग कर लेते हैं 3-4-5 दिनों में, उसके बाद वो रिकवरी हो रही है। जो लोग टेस्ट कराते हैं उनका पॉजिटिविटी आ जाता है, और जो नहीं करा रहे हैं वो घर में रिकवर कर जा रहे हैं। पर फॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है और साथ ही साथ डेथ रेट भी कम है। तो ये अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यहां पर यह भी नजर आती है सर कि आज भी अगर हम बढ़ते संक्रमण के बीच में, क्योंकि हर रोज के हिसाब से जब नए संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो ये अपने आप में नई तरीके की चुनौतियां और चिंता सरकार और प्रशासन के सामने खड़ी करते हैं। लेकिन इसमें मैं जरा एक चीज भुवनेश्वर जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर हम अब ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि पीक आएगा तो उसके बाद ग्राफ कुछ कम होगा,
तो अभी तक के जो आंकड़े हैं क्या वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पीक आएगा उसके बाद ग्राफ कम होगा, या उससे पहले कुछ हो सकता है? तो जी मैं बार बार इस बात की वकालत कर रहा हूं कि अब हमें आंकड़ों पे नहीं जाना चाहिए, अब हमें पे किसी भी तरह के ऐसे संख्या बल पे नहीं जाना चाहिए जिससे जनता में डर फैले। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, लगातार हमने जितनी बातें कही पिछले 2 साल में वो सब सच साबित हुई। वैक्सीनेशन से लेके, दवाइयों से लेके, कोविड के मल्टीपल म्यूटेशंस तक। कोविड का जो ये म्यूटेशन आया है ओमिक्रॉन, या आगे और जो भी आने वाले हैं, वे सब अब बेहद हल्की संक्रामक ताकत वाले हैं। मतलब वो आएंगे तो सही लेकिन आपको गंभीर रूप से बीमार नहीं करेंगे, और ये आपके अंदर बूस्टर इम्यूनिटी लाने का काम करेंगे। इसलिए बिल्कुल इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से करीब करीब 5-6 दिन पहले जो एक पीक आना थी दिल्ली में, मुंबई में, वो आके जा चुकी। और चूंकि ये ज्यादा मारक नहीं है, ज्यादा इसका असर नहीं है, इसलिए लोगों को अपने घरों में 4 से 5 दिन सुरक्षित रहना सबसे बढ़िया उपाय है। इस पीरियड में वे सब के सब इस बीमारी से इम्यूनिटी पा लेंगे, और ये जो कम्युनिटी स्प्रेड होगा या ये जो हर्ड इम्यूनिटी आएगी, ये संभवतः इस महामारी को खत्म करने की तरफ काम करेगी। लेकिन फिर भी जगह जगह पर ये एंडेमिक होकर रह जाएगी बीमारी। जैसे स्वाइन फ्लू आज भी एंडेमिक है, जैसे इन्फ्लुएंजा आज भी जब होता है तब प्रकोप लाता है, तो ये वायरस कभी नहीं जाते। हाँ, कमजोर लोगों को हमें लगातार हर साल एक वैक्सीन देना होगी, और यही बात आज दुनिया भर की संस्थाएं कह रही हैं। लेकिन इसमें मैं जरा गर्ग साहब एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि इससे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट ये बहुत हद तक घातक साबित हुए थे, इसमें मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अभी जो ओमिक्रॉन को लेकर के जो जिक्र हो रहा है, क्या हम ये माने कि ओमिक्रॉन इससे पहले के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को रिप्लेस करता चला जा रहा है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है उसमें ये एक तरीके का सिर्फ वायरल फीवर जिस तरीके का आज नजर आता है, कुछ उसी तरीके से सिर्फ ये परेशानी रहेगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये रिप्लेस कर पाएगा और कर रहा है क्या? देखिए रिप्लेस कर चुका। अगर रिप्लेस नहीं कर पाया होता तो हमने जैसे सेकेंड वेव में दहशत देखी, और जिस तरह से फार्माक्रान दवा माफिया ने जिस तरह से आतंक फैलाया, वो इस बार भी फैला ले गया होता। कोशिश देखिए शुभेंदु जी पूरी की गई थी, बच्चों में बहुत गंभीर आएगा। ये बच्चों में नॉर्मल वायरल संक्रमण का समय है, बच्चों को तो 100% वायरल संक्रमण में संक्रमित होना ही होना है। अगर ये डरा ले गए होते तो आप सोचिए अभी इस समय हमारे देश की हालत क्या होती, सेकंड वेव से बुरी होती। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आंकड़ों पे मत जाइए। हर साल हमारे देश में 50 से 60 लाख मौतें होती है न्यूमोनिया की, टीबी से, वायरल संक्रमणों से, दूसरी बीमारियों से। वो मौतें कहां रही 2020 में, 2021 में? कुल 4 लाख मौतें हुई है, और वो भी उनकी हुई जिनको हमने डरा धमका के अस्पताल में भर्ती होने दिया। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर एक और भी उठ रहा है गर्ग साहब, मैं जरा इस पर जरा जल्दी से आपसे एक जानना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं दुबे जी के पास आऊंगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर तो ये तीसरी लहर, लेकिन दुनिया के कई देश जो कि चौथी और पांचवी लहर का सामना कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के अंदर भी कुछ, अभी तो तीसरी लहर चल रही है, यानी कि चौथी, पांचवी और आगे न जाने कितनी लहर आएंगी, या कितना और आगे इसी तरीके से वायरस के साथ आपको रहना पड़ेगा, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ आंकड़ों के जरिए या फिर अभी तक का जो डेटा सामने आ रहा है, जिस पर शोध किए जा रहे हैं, उसके आधार पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल शुभेंदु जी, देखिए हम 2 कैटेगरी में इस समय किसी भी वायरल महामारी को बांट सकते हैं। एक उन यूरोपीय देशों की वायरल महामारी जहां पर बेसिक इम्यूनिटी बेहद कम होती है, क्योंकि उनके यहाँ धूप बहुत कम होती है, क्योंकि उनके यहाँ फ्रेश भोजन का प्रचलन बहुत कम है, क्योंकि उनके यहाँ धूल नहीं है। हमारे एशियन कंट्रीज में, खासतौर से भारत में, धूप बहुत है, धूल बहुत है, और लगातार सबके अंदर ताजे भोजन का बनाने का एक घर घर में प्रचलन है। ये 3 फैक्टर बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप कितनी भी महामारियां ले आइए, भारत में अगर हम लोगों को धूप में मेहनत करने से वंचित नहीं करेंगे, जो हम लगातार देख रहे हैं कि लग्जरी लाइफ की तरफ क्रेडिट पॉलिसियां लेके जा रही हैं, लोगों को घरों में एसी लग गए हैं, गाड़ियां आ गई है, लोग घरों में से अपने निकलना नहीं चाहते, जरा जरा सी चीज में मेहनत नहीं करना चाहते, डब्बा बंद भोजन उन्होंने कुछ उठाया और जो डब्बा बंद था मैगी बना के खा लिया। तो ये प्रचलन वाले घरों में, विलासिता वाले घरों में 10% लोगों में ये सेकंड वेव की महामारी देखी गई, और आने वाले समय में भी देखी जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए किसी भी मजदूर में, किसी भी झुग्गी झोपड़ी में, किसी भी पसीना बहाते ग्रुप में ये बीमारी का नामो निशान नहीं मिला है। तो इसलिए हमको सबको ये समझाना होगा कि वायरस कभी जाते नहीं, ये एंडेमिक आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपके शरीर को लगातार बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी बनाने का काम करते हैं। इसलिए आप सबको लगातार धूप में खूब मेहनत करना चाहिए। विटामिन डी इसकी सबसे बड़ी ताकत है,
और आपको ताजा भोजन लगाता रहना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि अब मास्क आपकी लाइफ का एक परमानेंट अंग हो गया है। हाँ। जिस तरह से आप बाकी कपड़े पहनते हैं, आपको मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वायरल संक्रमण और आने हैं अभी। ये केमिकल वार जो चल रही है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है, मैं जरा दुबे साहब आपसे भी जरा ये समझ रहा हूं, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। सर कह रहे हैं कि आपको मास्क तो पहनना पड़ेगा क्योंकि इसी तरीके से कुछ और वायरस हो या इसी तरीके के कुछ और संक्रमण है वो सामने आ सकते हैं। तो क्या अभी ये सिर्फ एक शुरुआत के तौर पर हम देख रहे हैं, एक कुछ इस तरीके के संक्रमणों की शुरुआत हो चुकी है जिसके अलग अलग रूप हम देख रहे हैं, आगे कुछ और बड़ा हो सकता है क्या? ऐसी संभावनाएं या ऐसा कुछ हम सोच करके भी चले, पहले से तैयारी उसको लेकर के करें ताकि? देखिए, सार्स जो है, सार्स लार्ज ग्रुप है, इसके पहले भी ये इन्फेक्शन हुआ। केरल में काफी कुछ इसी का कोई एक भाई बंधु जो था उसने इन्फेक्शन किया, पर उसमें संक्रमण था या उसमें फैलाव उतना ज्यादा नहीं था, डेथ ज्यादा थी, तो वहीं कहीं रह गया। कोविड ने ऐसा किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फैला, तो लोगों की आंखें खुल गई। तो इस तरह के वायरस तो आते रहेंगे और आने के बाद में इनका वैक्सीन बनेगा, हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी और ये हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाएंगे, जैसे कि बाकी सर्दी खांसी वायरस है। तो नए नए वायरस आते रहेंगे। इस वायरस ने हमको काफी चीजें सिखाई हैं जिंदगी में, और सबसे पहली बात तो ये है कि स्वच्छता का जो अभाव हमारी कंट्री में था उसके प्रति हमें जागरूक किया है। लोग आजकल हैंड वॉश के लिए, जबकि WHO ने कब से प्रोग्राम चलाया हुआ था हैंड वॉश का, लेकिन आज जाकर के वो इम्प्लीमेंट हो गया। मास्क पहनने से ट्यूबरकुलोसिस और उसमें जबरदस्त कमी आई है, ऐसे सब इन्फेक्शन में। तो मास्क भी एक तरह से अब हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। काफी कुछ एलर्जी पार्ट और ये सब चीजें भी दूर हो जाएंगी। तो ये हम काफी चीजें सीख रहे हैं इस तरह के वायरस संक्रमण से, और आने वाले समय में और भी वायरसेस, क्योंकि इनका म्यूटेशन तो होता रहेगा, जैसे कि आप डेल्टा, ओमिक्रॉन, और नहीं मालूम है क्या क्या इनका रिप्लिकेशन होगा, नए नए टाइप के वायरसेस रिलीज होंगे, बनेंगे। तो हमें इनके साथ रहना, जीना सीखना होगा, और ये हमें कुछ ना कुछ आगे सिखाते भी रहेंगे। ठीक है, मैं जरा इसमें डॉक्टर गर्ग आपको जोड़ रहा हूं। इसमें ब्रिटेन के अंदर जो कि वैक्सीनेट हैं लोग, उनके लिए एक शुभ संकेत यहां पर दिए गए। ब्रिटेन में ये कहा गया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का, अगर जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए कोई ज्यादा उतना मायने नहीं है। तो जो ब्रिटेन से शुरुआत हो रही है, क्या आपको नजर आता है कि भारत में भी कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए शिवेंद्र जी, मैं बहुत इस पर शब्दों में फिर दोहराता हूं कि हमें अब अमेरिकी देशों की, खासतौर से ब्रिटेन, ठंडे देशों की का अनुसरण करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमें हमारे देश के लिए अपने नियम बनाने चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, चाहे वो किसी भी और साफ सफाई व्यवस्था के या इम्यूनिटी को लेकर हों। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जिन जगहों पर बेहद ठंड है, जिन जगहों पर बहुत ज्यादा ऐसी व्यवस्थाएं थी कि जहां हमारे देश की परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, खान पान परिस्थितियां और बेसिक इम्यूनिटी को लेकर, तो ये अंतर साफ साफ हैं। तो हमारे देश पे विदेशी कानून लागू नहीं होंगे। और देख लीजिए, इसीलिए जो बातें हमने पिछले 2 साल में कही सब सच साबित हुई कि आपके अंदर इस वायरस से लड़ने की नैसर्गिक क्षमता है। हमारे देश में मौतें बहुत कम होंगी और वही सब हुआ। अब यह मुद्दा यह है कि क्या हमें अमेरिका का अनुसरण करना चाहिए, क्या हमें ब्रिटेन का अनुसरण करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारे देश का अनुसरण पूरी दुनिया करेगी, और हमने देखा है कि वो साफ सफाई को लेकर, चाहे भोजन को लेकर, चाहे हमारी बाकी परंपराओं को लेकर वो अब कर रही हैं, और हमें अब दुनिया को रास्ता दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2-2 वैक्सीन देकर, साफ सफाई की मुहिम छेड़कर, हर घर में टॉयलेट देकर पहले ही बहुत कुछ दुनिया को बता दिया है कि भारत अब क्या कर सकता है। इसमें मैं एक चीज, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं डॉक्टर गर्ग, कि इसमें हमने ये देखा है कि वैक्सीनेशन के इस अभियान को हमने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, लेकिन इस वैक्सीनेशन के अभियान में आपको लगता है कि आज के समय में कुछ हद तक चुनौतियां हैं? जब हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं और छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी भी जब धीरे धीरे चीजें अनलॉक हो चुकी हैं, खुली हुई हैं, तो इसमें बहुत हद तक चुनौतियां भी हैं अभी इन चीजों को लेकर के। देखिए, चुनौतियां बाजारवाद की वजह से हैं, चुनौतियां फार्माक्रान जो दवा माफिया है उसकी वजह से हैं, चुनौतियां उस बिकाऊ मीडिया की वजह से है जो लगातार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में अनर्गल खबरें छापता रहा कि अब बच्चों में लहर आएगी, अब इसमें ऐसा होगा। देखिए, मैं फिर दोहराता हूं कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उनको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वो किसी संक्रामक बीमारी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं।
हमें उन बच्चों में भोजन की यानी पोषण के ऊपर ध्यान देना होगा। हमें उन बच्चों के धूप में खेलने, धूल में खेलने की प्रवृत्ति को ना बंद होने देने पर ध्यान देना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि ये बच्चे बिना डर के अपने आसपास के माहौल में खुश रह सकें, उनको ताजा भोजन मिल सके, इनकी व्यवस्थाएं बहुत कुछ ठीक हो जाएंगी। ये बाजार जो बच्चों में वैक्सीन लगवाना चाहता है उसको वो 50 करोड़ भारतीय बच्चे सब्जेक्ट दिख रहे हैं जिनके ऊपर वो एक प्रयोग करना चाहता है। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि 12 से 18 की ना करके उन्होंने 15 से 18 कर दिया। मैं समझता हूं कि ये बेहद अच्छे निर्णय हैं जो हमारी सरकार ले रही है और हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है। और देखिए, जैसे हमने कहा था कि आप पहले अपना सीरो टेस्ट कराइए, अगर आपके अंदर एंटीबॉडी हो तो आपको वैक्सीन लेने की भी जरूरत नहीं है। आज आप सारे खबरें उठा के देख लीजिए, हमारी ये बात भी सच साबित हो गई है कि जिनके अंदर संक्रमण हो चुका है उनको 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लगवाना है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन में डॉक्टर दुबे साहब आपसे लेना चाह रहा हूं। ये बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना अपनी पीक पर नहीं है और पीक पर आने की अभी संभावनाएं हैं, और अभी भी जब पीक पर नहीं है कोरोना तब भी 3 लाख से ज्यादा हर रोज के हिसाब से केस सामने आ रहे हैं। तो जब पीक पर होगा कोरोना तो आंकड़ों से नहीं घबराना है, क्योंकि बार बार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। तो कितने फिर भी रोजाना के हिसाब से कितने संक्रमण के मामले सामने आ सकते हैं अंदाजा? नहीं, अभी गर्ग साहब ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं कि हमें आंकड़ों से नहीं घबराना चाहिए। हाँ। इनफैक्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतनी ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। हाँ। और इस तरह से कोरोना खुद अपने आप को मार रहा है। तो कोरोना जो है वो खत्म होने की ओर जा रहा है। जितना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, जितने ज्यादा लोग अभी इन्फेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो क्लिनिकल हो, चाहे वो सब क्लिनिकल हो, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो, एक बार जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद वो नेक्स्ट इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हमें इन चीजों से अब नहीं घबराते हम तब जब अगर कहीं से हॉस्पिटलाइजेशन होता, हॉस्पिटल पे लोड बढ़ता या डेथ नंबर ऑफ डेथ्स ज्यादा होते जैसे कि सेकेंड वेव में हुआ था। तो अगर हमें वो चीज नहीं मिल रही है, ये सिंपल सर्दी खांसी का इन्फेक्शन होकर के निकल जा रहा है, तो इट इज वेल एंड गुड। और ये होता रहेगा, अब ये एंडेमिक हो जाएगा। एंडेमिक मतलब एक छोटे छोटे एरिया में इस तरह के इन्फेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और वो उन लोगों को होगा, जैसे अभी गर्ग साहब ने भी कहा कि जिनकी इम्यूनिटी कम होगी, जो लोग क्लोज डोर एसी। एक्चुअली एक और चीज अच्छी चीज है जिसका ऑब्जर्वेशन हुआ है कि ऐसी जगह पे जो कि क्लोज डोर एरिया में रहते हैं, मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। हमारे इंडिया में सबसे अच्छी चीज होती है कि हम लोग बहुत वेंटिलेटेड एरिया में रहते हैं। इवन हमारे हॉस्पिटल्स वेंटिलेटेड है, एक्सेप्ट ये 5 स्टार हॉस्पिटल्स को छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल खुले खुले हॉस्पिटल है। तो हमारे यहाँ इसलिए डेथ्स कम होती हैं, अगर कम होंगी अगर हम इन चीजों को फॉलो करें। हमारे घर खुले हुए हैं, हम क्लोज डोर नहीं रहते कि जैसे एयर कंडीशन लगा लिया और सारे दरवाजे जाहिर तौर पर ये कुछ चीजें भी हैं जो कि फिलहाल सामने है। खैर समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे दर्शकों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। और कुछ जानकारी यहां पर यह भी सामने आई है कि आपको अगर इस बढ़ते संक्रमण से अपने आप को बचाना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी पर बहुत हद तक जोर देने की कोशिश करनी चाहिए, और आपको अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए अपने खान पान के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तभी आप इस बढ़ते संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं और प्रदेश के लोगों को भी बाकी सहयोग कर सकते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।